हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसको हम 1857 का विद्रोह और इंग्लिश में कहें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पिक्चर है, रानी लक्ष्मीबाई के और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इधर मंगल पांडे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो 1857 की क्रांति जो है, तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं और जो चीजें नहीं जानते हैं वो आज हम बातें करने वाले हैं। 1857 इस समय होता है 1857, 1857। 1857 के संघर्ष को लेकर के इतिहासकारों के विचार का एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि यह 4 महीनों का जो उभार था, किसानों का विद्रोह था। तो कुछ इस महान घटना को सैन्य विद्रोह भी बोलते हैं, सिपोई मुटनी। तो कुछ इस महान घटना को सैन्य विद्रोह मानते हैं, जैसे वीडी सावरकर की पुस्तक। क्वेश्चन इसमें आता है वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ये बुक आई थी 1909 में, और इनका जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं वीडी सावरकर, वो भी एक क्रांतिकारी ही थे। तो इसमें इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है इनको। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहासकार में इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष भी बोला गया है, जो गदर के रूप में वर्णित भी है। मंगल पांडे के द्वारा कलकत्ता के निकट बैरकपुर, ये कहाँ पे है? कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में किए गए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण घटना भी माना गया है, जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के रूप में जाना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काल में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के केंद्र में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। गवर्नर जनरल के तौर पर वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्यों के क्रमशः अधिग्रहण से उसके क्षेत्र का, साथ ही सेना का लगातार विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश सेना में 80% से अधिक भारतीय मूल के जो थे, 80% से अधिक जो थे भारतीय मूल के ही सैनिक नियुक्त थे। यूरोपीय सैनिकों के विपरीत उनकी सिपाही का दर्जा मिला था। अभी तक हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई में इन सिपाहियों की भक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति देख चुके हैं। अब 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में यह अफवाह था, 1857 की जो विद्रोह था उसके तत्कालिक कारणों में एक अफवाह यह भी था कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर, जो कारतूस इसमें राइफल है, इसमें कारतूस जो डाला जाता था, कारतूस उसके खोल पर चर्बी लगाया जाता है। चर्बी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इसमें कौन क्या होती थी? इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करते हैं हम इसमें, ऐसा सोचा माना गया था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों धर्मों के दोनों जो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें
जो थी 1853 के राइफल के जखीरे के हिस्सा थी। 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक तत्कालीन घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों से परिणाम थी जो इस प्रकार से थे। 1857 की अगर हम बात करें तो ये कोई तत्कालिक नहीं था कि बस अभी अभी जस्ट स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे लोगों के मूड में आया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। इनके पीछे बहुत लंबी कहानी थी। जैसे पिछला क्लास में हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है 1857 के विद्रोह में। तो इनके कारणों जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से कुछ कारण हैं कारण। तो उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले की बात करें राजनीतिक कारण की, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में अगर हम बात करें राजनीतिक कारणों में तो पहला डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। जैसा कि आप पिछली क्लास में हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी 1848, ये जो लॉर्ड डलहौजी है 1848 से लेकर के 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए विभिन्न अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए, अतः देसी रियासतों और नवाबों की कंपनी के विरुद्ध गहरा असंतोष फैला था। उसने लेफ्ट के सिद्धांत को अपनाया, जो कि हम राज हड़प नीति के द्वारा जानते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो देसी रियासतें कंपनी के अधीन है उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार के मान्यता स्वीकृति लेनी ही होगी। यदि रियासतें ऐसा नहीं करेगी तो ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक नहीं मानेगी। इस नीति के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इस आधार पर उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागहट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय नरेशों में ब्रिटिशों के प्रति गहरा असंतोष एवं घृणा की भावना उत्पन्न कर दी। इसके साथ ही राजभक्त लोगों को भी अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। वस्तुतः हुआ क्या कि डलहौजी की इस नीति ने भारतीयों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और इन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह एक मानवीय आवश्यकता बन गया था। उनको लगा कि नहीं, जब तक आप विद्रोह नहीं करेंगे ये हमारे साथ शोषण करते रहेंगे, हमारे साथ अन्याय करते रहेंगे। तो राजनीतिक कारण में आपने देखा कि डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी, वो उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी में अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो समकालीन परिस्थितियां की बात करें। समकालीन परिस्थितियां होती कि एक समय में, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। तो ये समकालीन एक समय में जो चीजें चल रही है, तो ऐसे समकालीन परिस्थितियों की बात करें तो भारतीय लोग पहले ब्रिटिश सैनिकों को अपराजित मानते थे, यानी वो नहीं हारने वाले मानते थे। किंतु क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्धों में ब्रिटिशों की जो दुर्दशा हुई थी, उनमें से भारतीयों को ये भ्रम मिट गया कि नहीं, ये हार सकते हैं, इसको हराया जा सकता है। और इसके बाद बदला लेने के लिए भारत आक्रमण करने तथा भारत द्वारा उनके साथ देने की योजना पे अफवाह फैली। इससे भारतीयों में विद्रोह की भावना को बल मिला। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशों के रूस के विरुद्ध व्यस्त होने के समय वे विद्रोह करके ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ डालेंगे। इधर इन्होंने सोचा इस समय में कि वहां पे जब चल रहा है क्रीमिया, अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिक जो है बहुत बुरे तरीके से हारे थे, और उन्होंने देखा कि क्रीमिया में जो है रूस के विरुद्ध जो है ब्रिटिश बीजी है, रूस के विरुद्ध में ब्रिटिश बीजी है ना।
तो ब्रिटिश जब बिजी है तो इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए, और यहाँ पे अगर हम विद्रोह करते हैं, यहाँ पे इनको खदेड़ के बाहर हम भेज देते। तो ये समकालीन परिस्थिति थी। इसी तरीके की अगर हम बात आगे करें तो मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार ये हुआ था मुगल सम्राट के साथ। हुआ यूं, मुगल सम्राट भावुक एवं दयालु दयालु प्रकृति के थे। ये जो बंदा था ये बहुत ही भावुक और दयालु था। देसी राजा एवं भारतीय जनता अब भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे और उनको इज्जत करते थे। ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। इनके नजराना जो देना होता था, कुछ पैसे देने होते, इनको पेंशन के रूप में चाहे कुछ भी ऐसी चीजें देने होते थे, वो देना बंद कर दिया था। ठीक है। एवं उनके प्रति सम्मान के प्रति प्रदर्शित करना, इनको सम्मान भी नहीं देते थे, क्योंकि भैया एक कुछ भी तो ये राजा थे, मुगल मुगल सम्राट थे, इनको वो भी नहीं दिया गया। मुद्रा पर से सम्राट का नाम हटा के जो मुद्रा बनती थी उस पे सम्राट का फोटो होता था, नाम होता था, जो भी उनको हटा दिया गया। तो ये भी इनको खुशगवार नहीं गुजरा। नेक्स्ट, नाना साहब के साथ अन्याय। नाना साहेब के साथ अन्याय, नाना साहेब के साथ भी अन्याय हुआ। लॉर्ड डलहौजी के बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ भी क्या है, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब, उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया। नाना साहेब की 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी, यानी पेंशन देना, नाना साहेब को पेंशन देना बंद। फलतः नाना साहेब ब्रिटिशों के शत्रु बन गए और उन्होंने 1857 में नेतृत्व किया। तो ये थे राजनीतिक कारण, जिनमें से हम राजनीतिक कारण में देखें डलहौजी का साम्राज्यवादी नीति। दूसरा था समकालीन परिस्थितियां, मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, नाना साहब के साथ अन्याय। अब इनमें से राजनीति के बाद हम देखेंगे आर्थिक कारण कि आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में व्यापार का विनाश, व्यापार का विनाश, व्यापार का विनाश में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया था, बहुत ज्यादा शोषण किया। ब्रिटिश जो थे भारत में लूट मार करके धन प्राप्ति किया, उसे इंग्लैंड भेज दिया। ब्रिटिश क्या करते, भारत से कच्चा माल लेते थे, भारत से कच्चा माल लिया, भारत से कच्चा माल इसको भेजा, कच्चा माल को भेजा ब्रिटेन, यहाँ पे माल तैयार किया गया, तैयार माल को फिर वापस तैयार माल को फिर भारत भेजा। तो यहाँ पे इतना ज्यादा इन्होंने लूट मचाई थी। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इनके पास ब्रिटेन में अच्छी अच्छी मशीनें थी, बहुत तरीके की मशीनें थी, तो ये कच्चा माल को वहां पे आसानी से तैयार कर लेते थे और यहाँ पे भारी दामों पे यहाँ पे बेचते थे। इसके फलस्वरूप भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगा। इसके कारण भारतीयों के उद्योग धंधे बस सब नष्ट हो रहे थे, क्योंकि कच्चा माल तो वहां जा रहा है, वहां से बना बनाया माल मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन काम देगा। इस प्रकार ब्रिटिशों ने भारतीयों के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर भारतीयों को आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था। तो ये था व्यापार का विनाश होना। किसानों का शोषण, किसानों का शोषण, किसानों के शोषण की बात करें तो ब्रिटिशों ने कृषकों की दशा सुधार करने के नाम पर अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो बंदोबस्त रैयतवाड़ी महालवाड़ी, इसके बारे में हम अलग टॉपिक में देखेंगे। तो इन्होंने कुछ कानून बनाए, ठीक है, उनकी दशा सुधारने के लिए। किसानों की स्थिति जैसे अभी भी चल रहा है कि किसानों की आय दोगुना किया जाए, बहुत सारे फार्म बिल लाए गए हैं जिसमें कई सारे किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, असंतोष जो है प्रकट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से उस समय भी किसानों का स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कृषक में कुछ चेंजेस लाए कानूनों में, उसमें अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा लागू की। किंतु इस सभी प्रथाओं में किसानों का शोषण किया गया तथा उनसे बहुत अधिक लगान वसूल किया गया। इससे किसानों की हालत बिगड़ती गई। समय पर कर न चुकाने वाले किसानों की भूमि को क्या किया जाता था,
अगर एक किसान है, इसका कर देना है ब्रिटिश को, अगर ये कर नहीं दे पाया, क्योंकि कई बार अकाल भी पड़ जाते थे, सही खेती नहीं हो पाई, तो किसी वजह से अगर ये कर नहीं दे पाया, तो इस खेती, इस जो जमीन है, इसको क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता, नीलाम कर दिया जाता था। तो ये था। इनमें से आर्थिक में से है अकाल भी आया था। अकाल भी बार बार उनके बीच में पड़ता रहा, जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। इमाम की जागरे छीन लिए गए। भारतीय उद्योगों का नाश था, बेरोजगारी भी हुई। भारतीय उद्योगों का नाश तथा बेरोजगारी ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत में घरेलू उद्योग नष्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी छाने लगी। तो ये सारी चीजें थे जो आर्थिक कारण थे 1857 के क्रांति के, विद्रोह के। अब इसके बाद हम सामाजिक कारण देखें, तो सामाजिक कारण की बात करें, सामाजिक कारण ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। क्या करते थे, ब्रिटिश ने भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। उनके कारण भारत में परंपरावादी एवं रूढ़िवादी जनता जो है उससे रुष्ट हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और लॉर्ड कैनिंग ने, यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया था, सती प्रथा। और लॉर्ड कैनिंग उन्होंने क्या किया था, विधवा विवाह प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय सामाजिक चीजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया, और इनकी जो परंपरावादी और रूढ़िवादी जो चल रहा था, इनके नियम मान्यताएं जो थी, वो क्या हो गए, उनसे रुष्ट हो गए वहां के लोग जो रूढ़िवादी थे। इसके फलस्वरूप जनता में गहरा रोष उत्पन्न हुआ, और 1856 में पैतृक संपत्ति के संबंध में कानून बनाकर हिंदुओं के उत्तराधिकारी नियमों का भी प्रवर्तन किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी के लिए कि आप उसके अधीन जो राज्य थे गोद नहीं ले सकते, और जो उनके अधीन स्वतंत्र राज्य थे वो भी अगर गोद लेना चाहते उनमें भी इन्होंने अंगुली फंसाने की कोशिश की। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उनसे हस्तक्षेप जो थे, ब्रिटिशों का हस्तक्षेप जो थे उनकी आर्थिक सामाजिक जीवन में, उनमें उनको अच्छा नहीं लगा, विद्रोह का मार्ग अपनाने का निश्चय किया उन्होंने। पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहन देने लगे। पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहन ब्रिटिशों ने अपनी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया तथा भारत में इसका प्रचार किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा के विज्ञान को प्रेरित किया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के विरुद्ध था। भारतीय जनता ने तार एवं रेल को अपनी सभ्यता के विरुद्ध समझा। ब्रिटिशों ने ईसाई धर्म को बहुत प्रोत्साहन दिया। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर एवं सेना में ईसाई धर्म के प्रचार केंद्र बनाए गए। अब भारतीयों को विश्वास हुआ कि ब्रिटिश उनकी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भाई उनकी खुद की संस्कृति क्या हो रही है, वो नष्ट हो रहा है। अतः उनमें गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसे क्रांति का रूप धारण कर लिया। इसके आगे अगर हम देखें तो शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा जो है, पश्चिमी शिक्षा ये भी था। हर जगह पे आप क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का, खान पान से लेकर के सारे चीजों को, कर्तव्य पालन, आभार पालन, सारे अंग्रेजी में हो रहा है, जो भी इनको
अच्छा नहीं लगा। भारतीय रूढ़िवादी जनता ने रेल, तार आदि वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनी सभ्यता के विरुद्ध माना और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया। भारतीयों के प्रति भेदभाव, ये भी एक हिंसा था सामाजिक में। भारतीयों के प्रति भेदभाव सामाजिक कारणों में से एक भारतीयों के प्रति भेदभाव भी था। ब्रिटिश भारतीयों को निम्न कोटि के मानते थे तथा उनसे घृणा करते थे। उन्होंने भारतीयों के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई। भारतीयों को रेलों में प्रथम श्रेणी के डब्बे जो थे उनमें सफर करने नहीं दिया जाता था। कुछ डब्बे होते जो रिजर्व रहते थे किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। उसमें आप नॉट इंडियन नॉट अलाउड, नो इंडियन अलाउड, है ना, ऐसे चीजें लगी होती थी। आप प्रथम श्रेणी के डब्बे में आप सफर नहीं कर सकते थे। इतना ज्यादा भेदभाव वो भारतीयों के साथ करते थे। ब्रिटिशों द्वारा संचालित क्लबों तथा होटलों भारतीयों को प्रवेश बनता। वो अगर होटल को है ब्रिटिश द्वारा जो चलाया जा रहा उसमें इंडियन को अलाउ ही नहीं था, भारतीयों को अलाउ नहीं था। रेस्टोरेंट जो भी चीजें थी उधर, क्लब था, होटल था उनमें, तो ये भारतीयों के प्रति भेदभाव को ही दर्शाता है। धार्मिक कारण थे। धार्मिक कारण, भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली सबसे पहले किए थे, लेकिन 1831 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसमें खुला छूट दे दिया गया, ठीक है, कि ईसाई मिशनरियों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने खुलकर हिंदू एवं मुस्लिम इस्लाम धर्म की निंदा की। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के अवतारों, पैगंबरों, महापुरुषों की खुलकर निंदा करते थे तथा उन्हें कुकर्मी कहते थे। वे इन धर्मों की बुराइयों बढ़ चढ़ कर बताते थे तथा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानते थे। तो ये थे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आपने देखा सामाजिक कारण क्या थे कि ब्रिटिश जो थे वो भारतीय के सामाजिक जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहे थे, पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे थे, भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे थे, धर्म का अपना प्रचार कर रहे थे, दूसरे के धर्मों को वो बेकार मान रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक 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 कारण। प्रशासनिक कारण में क्या है कि ब्रिटिशों की विविध त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण भारत में प्रचलित संस्थाओं और परंपराओं का समापन होता जा रहा था। प्रशासन जनता से पृथक हो रहा था। ब्रिटिशों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीयों को उच्च सेवाओं में आयोग मानता था। ये कहता था कि उच्च सेवा जो भी है, हाई रैंक के जो जॉब होते थे उनमें उच्च सेवा के लिए क्या मानते थे कि ये अयोग्य है, ठीक है, अयोग्य, योग्य नहीं है। अतः उन्होंने उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिशों को नियुक्त किया। ब्रिटिश न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से उच्च तथा श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज जो थे किसी ब्रिटिश के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकते थे। इतना था। ब्रिटिश यानी भारतीय जज है तो अगर ब्रिटिश है कोई तो उसके विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं कर सकता था। इतना भेदभाव था। भारत में ब्रिटिशों की सत्ता स्थापित होने के पश्चात देश में एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का उदय हो गया था, क्योंकि अब अच्छे पोस्ट पे, ऊंचे पोस्टों पे आप ब्रिटिशों को बैठा रहे हैं। आप उच्च सेवा के लिए, हाई रैंक जॉब के लिए इंडियन को, भारतीयों को योग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा तो सिर्फ ऊंचे पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही होंगे। यह वर्ग भारतीयों से घृणा करते थे एवं उसे मिलना पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिशों की इस नीति से भारतीय बहुत ज्यादा दुखी हुए और उनमें असंतोष की ज्वाला धधकने लगी। इसके बाद सैनिक कारण की बात करें,
सैनिक कारण, सैन्य कारण। सैनिक कारण की बात करें तो भारतीय सैनिक अनेक कारणों से ब्रिटिश से रुष्ट थे। वेतन, भत्ते, अगर उसकी प्रमोशन की बात करें, सारे संबंधों में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। एक साधारण सैनिक का वेतन 7-8 रुपये मासिक होता था, जिसमें उसमें खाने, वर्दी सब कुछ करने के बाद 1-1.5 रुपये बचता था। दूसरी बात की, अगर मासिक वेतन भारतीय सूबेदार का, एक भारतीय सूबेदार का अगर 35 रुपये था, भारतीय का सूबेदार, यहीं पे अगर कोई ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है, तो उसको 195 रुपये के आसपास मिलते थे मासिक भत्ता। तो सोचिए कि कितना ज्यादा डिफरेंसेस है यहाँ पे। तो ऐसे भेद गए। भारतीयों को सेना में उच्च पदों पर नियुक्त ही नहीं किया जाता था। उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश ही नियुक्त होते थे। डॉक्टर RC मजूमदार ने भारतीय सैनिकों के रोष के 3 कारण बतलाए थे। जैसे पहला था कि बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे, अतः 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया था। तो उसमें बहुत ज्यादा असंतोष था। बेशक वो लड़ तो रहे हैं अंग्रेजों के लिए, लेकिन अपने देश के प्रति भी उनका कुछ तो है। ब्रिटिशों ने सिखों सैनिकों को बाल कटवाने का आदेश दिए थे। यानी उनका कहा कि भैया आप बाल नहीं रख सकते, कटवाइए। ऐसा न करने वालों को सेना से बाहर निकाल दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने से भी भारतीय रुष्ट थे। बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा था ब्रिटिश ईसाई धर्म का। और इन्हीं सबों के बीच में तत्कालीन कारण जो थे, तत्कालीन कारण की बात करें तो 1857 ईस्वी तक भारत में विद्रोह का वातावरण पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, यानी माहौल बन चुका था। और अब बारूद के ढेर में बस थोड़ी सी चिंगारी देने की जरूरत थी। और यह चिंगारी चर्बी वाले कारतूसों ने पूर्ण रूप से दे दिया। इस समय ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था। एनफील्ड राइफल कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था, इनका आविष्कार हुआ था। ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल का आविष्कार होता है। इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी लगाया जाता ताकि उसको चिकना बनाया जा सके। सैनिकों को मुंह से इसकी टोपी को काटना पड़ता था, मुंह में लेते थे, दर्द से ऐसे कर काटे उन्होंने, और फिर उसके अंदर भरे जाते थे, डाले जाते थे। चर्बी लगे कारतूसों ने विद्रोह को भड़का दिया। क्यों भड़का दिया भैया? क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। क्योंकि यहाँ पे गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। गाय और सूअर दोनों, और हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत ही भावना के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ था। ये जो था विद्रोह को भड़का दिया। तो ये था तत्कालीन कारण। ऐसा नहीं कि ये यही हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे, जिसमें जो हमने बताया कि प्रशासनिक जो था कारण, अगर हम बात करें तो राजनीतिक कारण थे, उसके पीछे आर्थिक कारण थे, समकालीन कारण थे, सामाजिक कारण था, सैन्य कारण था, प्रशासनिक कारण था। इन सब बीच बैकग्राउंड बन रहा था, माहौल बन रहा था। लेकिन तत्कालीन जो कारण था उनमें से ये था कि किसी तरीके से ये सुअर और गाय और सुअर की चर्बी का पता चला। अगर क्रांति की शुरुआत की बात करें, क्रांति की शुरुआत तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन कारतूसों को उपलब्ध कराया था उनमें से सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े।
लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई इसको, मंगल पांडे को, ये मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को। फांसी की सजा जो हुई थी, उस खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। मेरठ के सैनिकों ने, मेरठ के जो सैनिक थे, मेरठ के सैनिक 10 मई 1857 को जेल खानों को तोड़ना शुरू कर दिया, भारत सैनिकों को मुक्त करना, अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। और मेरठ में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि जो 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 इसका आंसर होगा। तो इस तरह क्या हुआ कि ये इनकी सफलता, मेरठ में जो मिली सफलता, अगर लोगों तो उत्साहित हो गए और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। अब इनमें से हम देखेंगे कि कुछ विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख नेता। तो हम केंद्र देखेंगे और नेता जो थे, इनके प्रमुख नेता। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कौन था? जनरल बख्त खान। कानपुर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप यहाँ पे आसानी से ये अगर याद रख पाए जनरल बख्त खान, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। कानपुर का नाना साहेब। लखनऊ बेगम हजरत महल। बरेली खान बहादुर। बिहार कुंवर सिंह। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह। झांसी रानी लक्ष्मी बाई। इसी तरीके से इलाहाबाद लियाकत अली। ग्वालियर तात्या टोपे। गोरखपुर गजाधर सिंह। एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट केंद्र है और उनके प्रमुख नेता हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर प्रमुख अंग्रेज जनरल जो थे, दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, निकोलसन, हडसन। कानपुर में सर ह्यू व्हीलर, कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, हेनरी हेवलॉक, जेम्स ऑस्ट्रम, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी में सर हु रोज, बनारस में कर्नल जेम्स नील। क्रांति की दमन की बात करें तो क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश, सरकार ने निर्ममता पूर्ण दमन की नीति अपनाई।
ऐसा कर दिया गया था कि सैन्य जो हम बल यूज करते हैं उसके कुछ कानून होते हैं कि कैसे हमें लड़ाई लड़नी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा है निर्दोषों को भी फांसी चढ़ाए जा रहे थे। सैनिक थे जो जेलों में बंद, उनको तोप के आगे रख के तोप चलाए जा रहे थे। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया था और जितने भी सैनिक नियम थे उनको उल्लंघन कर दिए गए थे। तो अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार करवा लिया, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी। सिखों और मद्रासी सैनिकों ने अपने पक्ष में कर लिया। उस वक्त क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेज सरकार की सहायता नहीं की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पे क्रांति ने जोर पकड़ा था। इसके असफलता के कारण क्या हो सकते हैं कि 1857, अगर हम क्रांति की असफलता या सफलता की बात करें के कारण, अगर कारण ढूंढने की हम बात करें तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आज 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे हम लोग। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से ऐसे हो सकते हैं कुछ, जैसे पहला क्या कहते हैं, क्या विद्रोह स्थानीय स्तर पर था। क्या था ये? स्थानीय स्तर पर था, कोई संपूर्ण भारत में, और क्या था? असंगठित था, सीमित था। बंबई एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्यों की क्रांति इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन दिया था। आनी क्या कह रहे हैं, ये स्थानीय था और सीमित था, असंगठित था, किसी तरीके संगठन नहीं था। हर कोई अपनी एक फिक्स और अपने एक निर्धारित क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। अच्छे साधन और धन का अभाव था। अंग्रेजी अस्त्र की समझ भारतीय अस्त्र क्या थे? बौने थे। वो बड़े तोपखाने, बड़े बड़े और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, भारतीय सिंपल औजारों को यूज करके ये लड़ रहे थे। तो ये भी एक कारण था। 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन था, यानी जो जो पढ़े लिखे थे वो को भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। व्यापारियों में शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता या मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की जीत के लिए सफलता की प्रार्थनाएं भी की। तो अगर ये इस वर्ग ने अपने लेखों भाषणों से अगर लोगों को जगाए होते तो कहानी कुछ और होती। तो ऐसे कुछ है, उनके उत्साह संचार होता और वो निसंदेह क्रांति को कुछ बात और होती। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था, राष्ट्रीय भावना नहीं थी, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, क्योंकि भारतीय समाज में सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिल रहा था। सामंतवादी वर्गों में एक वर्ग ने विद्रोह के सहयोग किया, परंतु पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को पूरा सहयोग किया। संकट के समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित होते, यानी सिंधिया अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो विद्रोह दमन के कह रहे कि वो जो लॉर्ड कैनिंग कहते कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये थी कहानी, लेकिन सिंधिया लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। विद्रोह दमन के पश्चात भारतीय राजाओं को पुरस्कृत किया गया, निजाम को बरार का प्रांत लौटा दिया गया, उसके ऋण माफ कर दिए गए। सिंधिया, गायकवाड़, राजपूत राजाओं ने को भी पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी आपसी संगठित नहीं था वो जो विद्रोह हो रहा था। तो ये रीजन था उनका, ये कारण था विद्रोह का सफल होने का। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर एवं नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, परंतु उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस बंधु, निकोलसन, हेवलॉक, आउटरम, एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे। क्रांतिकारियों के पास उचित नेतृत्व का अभाव था। वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों का सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर सके। जिस तरह से नेतृत्व की तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी, शायद उस तरह से नहीं कर पाए, ये भी एक वजह था। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य नहीं था, वो कहीं लड़ रहे, क्यों लड़ना है, कब लड़ना है, ये सब कोई चीज निश्चित नहीं था। मात्र क्या था, जोश में आकर के लोग बस आगे बढ़े जा रहे थे। आवागमन एवं संचार के साधन जो थे, रेल आ गया था, तार आ गया, तो उसका उन्होंने अंग्रेजों ने खूब फायदा लिया और इस विद्रोह का सफल करने में सहयोग उसको मिला। परिणाम क्या हुआ कि 1857 की जो
1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद परिणाम जो आता है, परिणाम की बात करें तो 1857 की इस महान क्रांति के विद्रोह के दूरगामी परिणाम रहे जो निम्नलिखित हैं। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में था। इंग्लैंड में 1858 में अधिनियम के तहत एक भारतीय राज सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे और जो उनका हेड होता था राज सचिव। इनमें से 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, और 7 जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, उनके द्वारा चुनी जाती थी। स्थानीय लोगों को उनके गौरव अधिकारियों को पुनः वापस करने की बात कही गई। भारतीय नरेशों को महारानी विक्टोरिया ने अपने ओर से समस्त संधियों के पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन साथ ही नरेशों से भी उसी प्रकार का पालन करने की आशा की गई थी। तो इस तरह का धार्मिक जो शोषण था उसे खत्म करने की बात की गई थी। सैन्य गठन के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ाया गया। उच्च सैनिकों पदों पर भारतीयों की नियुक्तियों को बंद कर दिया गया। तोपखाने पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी सेना का अधिकार था। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए सेना में भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 हो गया था, यानी लगभग 70% अंग्रेज होते थे और 30% भारतीय होते हैं। तो इस तरह करके 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल के पदनाम को क्या करिए परिवर्तित करके, और वहां से ही 1858 का जो अधिनियम बनता है, अधिनियम यहाँ से गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी गई और यहाँ पे वाइसराय पोस्ट बनाई गई। क्रांति के विद्रोह के फलस्वरूप सामंतवादी ढांचा चरमरा गया। आम भारतीयों में सामंतवादियों की छवि को गद्दारों सी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि इस वर्ग में विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, क्योंकि यहाँ पे तो राष्ट्रीय एकता नहीं थी। यहाँ पे सब लोग अपने अपने लड़ रहे थे कुछ निर्धारित क्षेत्रों से। जब ये समाप्त हुआ उसके बाद भारतीयों में देशभक्ति जागी और उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम के एक साथ होकर के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसमें भाग लिया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति को खत्म हो गया, परंतु इसके स्थान पर अब आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया था। साम्राज्यवाद जो था नहीं, इसको विस्तार हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो विस्तार कर रही थी वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये आर्थिक शोषण शुरू हो गया था। भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अल्प प्रयास के अंतर्गत 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में कमी आई। श्वेत जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन, मुगल साम्राज्य के अस्तित्व का खत्म हो जाना आदि 1857 के विद्रोह के अन्य परिणाम थे। तो ये सारे चीजें हमने देखा कि 1857 हम सीधा बोल देते कि भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई हम बोलते हैं, लेकिन ये जो बना, ये माहौल जो बना, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और इसके कारण के साथ हमने देखा कि इसके परिणाम क्या हुए। तो आज हमने देखा 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम, और इसके साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।